हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 209। इससे पहले इस कहानी के 208 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। रोहान बोलता है कि बस मैं आज तुम्हें इसीलिए सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तुमने बहुत ज़्यादा खुद को कमज़ोर बना लिया है, लेकिन कल से तुम्हें मुझे मनाने के लिए मेरे पीछे पीछे घूमना होगा, समझे तुम? क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ रूही। तुमने मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया है और इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। आप देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। रूही हैरानी से रोहान को देख रही थी। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। रोहान बोलता है कि अब कुछ बोलोगी भी या फिर नहीं। रूही थोड़ा सा अटकती हुई आवाज़ में बोलती है कि क्या क्या बोलूं? मैं आपके बच्चे की खुशी नहीं दे पाऊंगी आपको। ये सुनते ही रोहान का तो मन ऐसा हुआ कि उसने अपना सिर दीवार में मार ले। रोहान ने रूही के दोनों ही गालों को अपने एक हाथ से पकड़ा और फिर उसके चेहरे को हिलाते हुए बोलता है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो। मुझे पहले पता चल जाता तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करता। मुझे लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा मासूम हो, अच्छी हो, प्यारी हो, लेकिन तुम तो सच में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, पागल लड़की। एक डॉक्टर ने कहा कि तुम माँ नहीं बन सकती और फिर तुमने उसे मान लिया। दूसरी जगह चेकअप कराना भी ज़रूरी नहीं समझा तुमने। और वो सब तो छोड़ो, घर में भी किसी को नहीं बताया तुमने। अरे किसी को ना सही तो मुझे तो बता ही सकती थी ना, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुमने एक बार भी मुझे बताना नहीं जरूरी समझा, लेकिन मुझे भी नहीं बताया और फिर अपने ही दिमाग में तन्वी की बात बैठा ली। मन तो करता है कि तुम्हारा। इतना कहकर रोहान ने रूही के गाल को जोर से झटक दिया और फिर एक बार फिर से उसे अपने सीने से लगाते हुए उसके बालों को प्यार से सहलाता हुआ बोलता है कि बेवकूफ़ लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो, समझे तुम? तुम्हारी रिपोर्ट किसी ने बदल दी थी, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो। रूही ने भी सिर उठाकर हैरानी से रोहान की तरफ देखा तो रोहान ने भी अपनी पलकें झपकाते हुए फिर से कहा कि हाँ, सच बोल रहा हूँ मैं। रूही धीरे से बोलती है कि फिर मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं होती हूँ रोहान? तो रोहान ने बोला कि क्योंकि हम बहुत ही कम टाइम साथ में स्पेंड करते हैं, इसलिए। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें ये बात? तुम्हें पता होना चाहिए ना, लेकिन ये बात तो तुम्हें जैसे पता ही नहीं। तो ठीक है, मैं ही तुम्हें बता रहा हूँ, मोबाइल सिर्फ सेल्फी खींचने के लिए नहीं होता है, कुछ इसमें सर्च भी कर लिया करो कभी कभी। तो रूही अभी बच्चा सा मुंह बनाकर बोलती है कि आप झूठ बोल रहे हो ना रोहान, मेरा दिल रखने के लिए, मुझे खुश करने के लिए ही ऐसा बोल रहे हो ना? तो रोहान बोलता है कि यार कैसे समझाऊं, ये लकड़ी देख रही हो ना तुम, मेरा मन कर रहा है कि उस लकड़ी को अभी उठाऊं और फिर जोर से अपने सिर पर दे मारूं, क्योंकि तुम ना सच में मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब कर चुकी हो। अब बहुत ही ज़्यादा पागल हो तुम। एक अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, एक दो दिन में हम सासू माँ के पास चलते हैं और फिर वो तुम्हारा चेकअप खुद ही करेंगी। अगर उन्होंने कह दिया कि तुम कभी भी माँ नहीं बनोगी ना, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा और फिर उस चुड़ैल तन्वी से शादी कर लूँगा। तो रूही के चेहरे पर तो हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर रूही की मुस्कुराहट देखकर रोहान के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। दोनों ही मुस्कुराने लगे थे। तो रोहान ने भी रूही के गाल पर अपना अंगूठा लगाते हुए प्यार से कहा कि बहुत दिनों के बाद ये मुस्कुराहट देखी है तुम्हारे चेहरे पर। रूही, तुम नहीं जानती हो, तुमने मेरी जान निकाल दी थी। सच में तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो और इस रोहान को भी ये बेवकूफ लड़की ही पसंद आ गई। इतना कहकर उसने एक बार फिर से रूही को अपने सीने से समेट लिया और उसे अपनी बाहों में भरकर उसे गले लगा लिया। रूही बोलती है कि आप सच कह रहे हो ना? रोहान बोलता है कि हाँ हाँ देवी माँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर तुम्हारी रिपोर्ट नेगेटिव आई ना, तब भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? हम एक बेबी अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन तुम्हें छोड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने रूही के चेहरे को हल्का सा ऊपर किया और फिर अपने होंठ रूही के माथे पर रख दिए और उसे हल्का सा किस कर दिया। रूही बहुत प्यार से बोलती है कि और तन्वी, उसका क्या? उसका तो दिल टूट जाएगा ना, वो आपसे प्यार करती है। तो रोहान बोलता है कि उसका दिल नहीं, उसके हाथ पैर टूटेंगे। अब तो मुझे तोड़ने ही पड़ेंगे। आई बड़ी मेरी बीवी को परेशान करने वाली, बेवकूफ़ बनाने वाली, मेरी बीवी को दुखी करने वाली, मेरी बीवी को ब्लैकमेल करने वाली, मेरी बीवी को इतना ज़्यादा इमोशनली टॉर्चर करने वाली, उसकी तो मैं अब बैंड बजाऊंगा, उसकी तो बैंड बजानी ही पड़ेगी। आई कि अभी ना थोड़ी देर में ही, फिर देखो कैसे बजाता हूँ उसकी बैंड। आज के बाद कभी भी किसी भी मासूम लड़की का ऐसे फ़ायदा नहीं उठाएगी और उसी दिन अगर मर जाती
जाती ना तो बहुत ही ज़्यादा सही रहता। मैं तो कामना करता हूँ जो उसी दिन मर जाती, हमारी जान का कलेश तो नहीं होता यार। मेरी रूही इतना ज़्यादा परेशान तो नहीं होती, इतना ज़्यादा उदास तो नहीं होती, लेकिन उस पागल लड़की के चक्कर में मेरी रूही बहुत ज़्यादा रोई है, बहुत ज़्यादा परेशान हुई। अब देखो मैं उसे कैसे रुलाता हूँ। रूही और रोहान दोनों ही एक दूसरे के पास ऐसे बैठे थे जैसे बिल्कुल एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, और बात भी बिल्कुल सच थी। रूही तो दिल पर पत्थर रखकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगी थी, जानबूझकर उसे तन्वी के पास भेज रही थी। लेकिन रोहान जो एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड था, वो अच्छे से जानता था, उसे अच्छे से पता था कि उसको क्या करना है और क्या नहीं। थोड़ी देर तक तो रोहान ऐसे ही रूही को संभालता रहता है, और फिर तभी वहाँ पर तनु मनु की एंट्री होती है। दोनों ने ही इंडियन ही आउटफिट पहना हुआ था। दोनों ही बेहद ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन बाहर की खूबसूरती अंदर की बदसूरती को छुपा नहीं सकती थी। वो दोनों ही दिल की बहुत ज़्यादा गंदी थी। रोहान ने रूही के चेहरे को हल्का सा घुमाकर तनु मनु को दिखाया और फिर बोलता है कि ये देखो आ गई तुम्हारी सौतन। तनु मनु की और फिर घूमते हुए कहा कि ये देखो आ गई तुम्हारी सौतन। रूही ने भी थोड़ा सा मुंह बनाकर रोहान की तरफ घूर कर देखा तो रोहान ने अपनी नाक रूही की नाक पर हल्का सा रब करते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि अच्छा तो आप मुंह क्यों बना रही हो तुम, सच ही तो कह रहा हूँ तुम्हें तो लेकर आई थी, पता नहीं इस छोटे से दिमाग में क्या कुछ भर कर बैठ जाती हो तुम। चलो अब तुम्हें थोड़ा सा पनिश करते हैं हम। यह सुनकर रूही थोड़ा सा हैरान हो गई, और फिर रोहान बोलता है कि अब जाओ जाकर तन्वी को अच्छे से सबक सिखाओ और फिर ही मेरे पास वापस आना। अगर तुमने उसे अच्छे से सबक नहीं सिखाया ना तो फिर सच कहता हूँ मैं इसी मंडप में तन्वी के साथ आज ही शादी कर लूंगा, आज के आज ही तुमसे दूर हो जाऊंगा। ये सुनकर रूही हैरान हो गई, और फिर उसने अगले ही पर रोहान के कॉलर को पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा कि क्या क्या कहा आपने, दोबारा से कहना। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई किसी और दूसरी लड़की के साथ शादी करने की। पहले मैं आपको बहुत ज्यादा मारूंगी और फिर पापा से भी पेट पाऊंगी और फिर उसके बाद बड़े पापा से, और फिर शायद आप अपने ससुर जी को अभी जानते नहीं हो, वो तो आपको बहुत ज्यादा मारेंगे, बहुत ज्यादा पिटाई करेंगे आपकी। और फिर मेरे चाचू को देखा है ना आपने, वो तो बिना बात पर ही दक्ष भाई को डांटते रहते हैं और पिटाई करते रहते हैं, तो सोचो आपका क्या करेंगे वो। रोहान ने भी बड़े ही प्यार से रूही के हाथ को अपने गले से हटाया और फिर रूही के गाल को अपने एक हाथ से पकड़कर हिलाते हुए बोलता है कि ये गुस्सा यहाँ पर मत दिखाओ, वहाँ पर जाकर दिखाओ अपनी सौतन को, आज उसे अच्छे से सबक सिखाना, और अगर नहीं दिखाया ना तुमने उसे गुस्सा तो फिर जिसे चाहो उससे पिटवा लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी तो मैं तन्वी के साथ ही करके रहूंगा आज के आज ही। रूही काफी ज्यादा गुस्से में रोहान को देख रही थी। रोहान ने एक बार फिर से बहुत ही प्यार से रूही की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे मत दिखाओ यार गुस्सा, जाओ ना उसे दिखाओ जाकर जिन्हें दिखाना है। रूही भी खड़ी हुई और फिर उसे सच में अब तन्वी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तन्वी ने सच में उसकी मासूमियत का पूरा पूरा फायदा उठाया था, उसे जानबूझकर बेवकूफ़ बनाया था। गुस्सा तो रूही को खुद पर भी आ रहा था, लेकिन फिलहाल तो उसे तन्वी को जवाब देना था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से सबक सिखाना था। वो तन्वी के पास से जाने लगती है और फिर उसने पलटकर रोहान की तरफ देखा तो रोहान ने भी उसे आंखों ही आंखों में सपोर्ट किया और फिर जाने का इशारा किया। रूही ने भी अपनी पलकें झपकाई और फिर सीधा तन्वी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, तो तन्वी ने भी रूही की तरफ देखा तो बहुत ही प्यार से मासूम बनते हुए बोलती है कि तुम बहुत अच्छी हो, सच में भारतीय नारी हो तुम। मुझे यकीन नहीं आता है कि तुम मेरी खुशी के लिए रोहान की शादी मुझसे करवा रही हो। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहान मुझसे शादी करेगा, वो कभी भी मेरे नज़दीक तक आएगा, लेकिन ये डेकोरेशन देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मेरी शादी रोहान के साथ जरूर होगी। तुम नहीं जानती हो, मैंने तो रोहान के लिए अपनी जान तक देने की कोशिश करी थी। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मगर देखो तुम्हारा ये एहसान है, तुमने मुझे बचा लिया, मैं कभी भी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। ये कहते कहते तन्वी ने रूही के हाथों को अपने हाथों में प्यार से भर लिया और फिर बहुत ही मासूम सी शक्ल बनाकर थोड़ा सा प्यार से रूही की तरफ देखने लगती है और उसे अपने जाल में फिर से फंसाने की कोशिश करती है। रूही को अब इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने सबसे पहले तन्वी के हाथों को जोर से झटका और फिर अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर पर टाँका और फिर गुस्से से उसे घूर कर बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पति को मुझसे इतनी आसानी से लेकर चली जाओगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, खुशी खुशी तुम्हें अपना पति दे दूंगी। यह सुनकर तो तन्वी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, उसे अपने प्लान पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था। तो वहीं रोहान, उसके चेहरे पर तो हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, वो फुल
मज़ा ले रहा था। तन्वी ने भी हैरानी से मनु की तरफ देखा तो मनु को भी अब समझ में नहीं आया कि आखिर रूही को हो क्या गया है और फिर वो क्या कहे। इतने में ही तन्वी ने फिर से कहा कि ये तुम क्या कह रही हो रूही, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे पति को छीनना चाहती हूँ? तुम्हारे पति को तुमसे खुद दूर करने के लिए आई हूँ। मैं तो बस रोहान के बिना जी नहीं सकती और अगर तुम रोहान की ज़िंदगी में रहना चाहती हो, तुम उसकी पत्नी बनकर रहना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम भी हमारे साथ में ही रहना। ये सुनकर तो रूही ने गुस्से में फिर से कहा कि लेकिन अगर तुम रोहान की ज़िंदगी में रहोगी ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। और मैं तुम्हें साफ साफ बता दूँ, मैं अपने पति को तुमसे शादी नहीं करने दूंगी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी और रोहान की शादी हो। और रही बात तुम मर जाओगी ना तो ठीक है, तुम जाओ और अभी मर जाओ। इनफैक्ट अभी क्यों नहीं मर जाती मेरे सामने ही, मैंने आज तक किसी को भी मरते हुए नहीं देखा है। अगर तुम्हें देख लूँगी ना मरते हुए तो इन आँखों को भी सुकून मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा चैन मिलेगा। तो फिर मर जाओ ना, प्लीज़ प्लीज़ मर जाओ तुम तन्वी। देखो मैंने तुम्हें बचाया है ना, तो फिर तुम्हें मरने के लिए भी तो कह रही हूँ ना, तो फिर मर क्यों नहीं जाती हो? प्लीज़ मर जाओ। तुम मर जाओगी तो फिर मेरे और रोहान के बीच में कभी भी नहीं आओगी, कभी भी नहीं। और हाँ, फ्यूचर में तुम्हारा डर भी नहीं रहेगा कि तुम मेरे और मेरे पति के बीच में आ सकती हो। तुम मर जाओ ना अभी। तुम्हें बहुत ज़्यादा नाटक करने का शौक है ना, तो फिर मैंने सुना भी है कि तुम खुद को मारने के लिए बस नस काट रही थी, तो फिर रुको ना, मैं तुम्हारा नस खुद ही काट देती हूँ। इतना कहकर उसने आसपास अपनी नजरें घुमाकर देखा। एक टेबल पर कुछ फ्रूट्स रखे थे और फिर उसी के पास चाकू भी रखा था। रूही ने वो चाकू जल्दी से उठा लिया और फिर ये नज़ारा देखकर तो रोहान की मुस्कुराहट थोड़ी सी और बड़ी हो गई थी। उसकी एक एब्रो चढ़ गई और वो मुस्कुराता हुआ रूही पर प्राउड फील कर रहा था। बस वो तो सोफे से खड़ा हो गया और फिर रूही की तरफ देख रहा था। वो देखना चाहता था कि रूही अब तन्वी के साथ क्या करेगी, कैसे उसे सबक सिखाएगी। इतने में ही रूही ने तन्वी का हाथ पकड़ लिया और फिर उस चाकू को तन्वी के हाथ पर रखते हुए थोड़ा सा गुस्से से कहा कि हाँ तो बताओ, कहाँ से काटते हैं तुम्हारी नस, कहाँ पर काटनी है, ताकि तुम एक ही झटके में अभी के अभी ही मर जाओ। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम तड़पो, सीधा सीधा मरना चाहती हूँ ना, तुम्हें सीधा स्वर्ग लोक ही पहुँचा दूंगी। तन्वी की आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। वो आंखें फाड़े बस रूही को देखे जा रही थी। उसे लगा था कि वो रूही को आराम से बेवकूफ बना देगी और फिर रोहान की लाइफ में एंटर कर जाएगी। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि रोहान रूही जितना मासूम नहीं है, उसके जितना बेवकूफ नहीं, उसे वो बिल्कुल भी पागल नहीं बना सकती है। वो तो उड़ती चिड़िया के भी पर गिन लेता है। एक नहीं 5 लोगों की क्वालिटी है उसके अंदर। इतने में ही रूही फिर से थोड़ा सा गुस्से में बोलती है कि बताओ ना तन्वी, कहाँ से काटना है तुम्हारी नस, वहीं से काट देती हूँ, मैं काट दूंगी, तुम्हें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बताओ अब जल्दी से, कहाँ से काटूं, यहाँ से काटूं या फिर यहाँ से काटूं? इतना कहकर रूही ने चाकू तन्वी की कलाई पर जोर से रख दिया और फिर उसे हल्का सा दबा भी दिया ताकि उसे लगे कि वो अभी ही काट देगी। लेकिन इतना ही दबाया था कि ताकि खून भी ना निकले। अगले ही पल तन्वी ने भी अपना हाथ जोर से खींच लिया और फिर रूही की तरफ देखकर हैरानी से बोलती है कि रूही तुम पागल हो गई हो क्या, क्या दिमाग चल गया है क्या तुम्हारा? तो रूही ने भी अब तन्वी को चाकू दिखाते हुए गुस्से से कहा कि पागल हो गई थी मैं, लेकिन अब पागल नहीं हूँ, अब अकल आ गई है। इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं इतना कि मैं अपने पति को किसी भी गिफ्ट की तरह तुम्हारे हाथों में सौंप दूं, समझे तुम? एक तो तुम जैसी गिरी हुई लड़कियां ही फायदा उठाती हैं, बिल्कुल शर्म नहीं आती है तुम्हें? तुम जैसी लड़की को तो काट काट कर ही कुत्तों को खिला देना चाहिए ताकि 4 लड़कियां खुद ही तुम लोगों को देखकर सुधर जाए। तन्वी आंखें फाड़े रूही को देखे जा रही थी। उसने जब जब रूही को देखा था, रूही बहुत ही ज्यादा बेचारी, मासूम और हेल्पलेस नजर आती थी, हर किसी की मदद करती थी। लेकिन आज तो रूही के तेवर बिल्कुल अलग थे। तन्वी ने भी अपना सलाइवा गटका और फिर उसकी नज़र रूहान को ढूंढने लगती है। आखिरकार उसने रूहान की तरफ देखा और फिर जल्दी जल्दी से भागते हुए जाती है और बोलती है रूहान, रूहान देखो ना तुम्हारी बीवी मेरे साथ कैसा बिहेव कर रही है, ये तो मुझे मार रही है। रूहान तन्वी की बात सुनकर थोड़ा सा नजदीक आया और फिर तन्वी की तरफ देखकर बोलता है कि वो एक्चुअली ये सब कुछ करने के लिए मैंने ही कहा है उसे। वो क्या है ना कि तुम लड़की हो और फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था तुम लोगों के साथ, लेकिन हाँ रूही तो कर सकती है ना। संस्कारों ने मेरे हाथ को बांध रखा है, वरना जिस दिन तुमसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आ गया था ना, उसी दिन तुम्हारी नस काट कर आ जाता, तुम्हें वहीं पर मार कर आता, समझी तुम? अब तो तन्वी और भी ज्यादा आंखें फाड़े रूहान को देखने लगती है। उसे तो समझते देर ही नहीं लगी कि रूहान उसके साथ गेम खेल रहा था, उसे पागल बना रहा था। तन्वी हैरानी से बोलती है कि रूहान तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो, तुमने मेरे साथ मजाक किया है। रूहान बोलता है कि तो ठीक है ना, तुम भी तो ठीक नहीं कर रही थी मेरे साथ, मैं चुप था ताकि मेरी बीवी को थोड़ी सी अकल आ जाए। अब इसे अकल आ गई है तो फिर मैं चुप क्यों रहूं, मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। अब तुम बताओ और सच सच बताओ कि तुम क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तो तन्वी अभी कुछ नहीं बोलती है, उसका पूरा भांडा तो अब फूट चुका था। वो तो ये अच्छे से जानती थी कि हो ना हो रूहान को उसके बारे में सच जरूर पता चल गया होगा। इस वक्त उसे पैसे चाहिए और इसीलिए वो ये सब कुछ नाटक कर रही थी। अगर वो खुलकर रूहान
रोहान से पैसे मांगेगी तो फिर शायद उसकी और ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी। वो बोलती है कि वो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। इतना कहकर जैसे ही वो वहाँ से जाने को पलटी, वैसे ही संकल्प ने मनु को आवाज़ लगाते हुए कहा कि अरे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो 2,75,000 का इंटरेस्ट चाहिए ना, जल्दी से मेरा पैसा दो और फिर जाओ आराम से यहाँ से। ये सुनकर तो तनु और मनु दोनों ने ही पलटकर अब संकल्प की तरफ देखा। संकल्प मनु के पास आ गया और फिर बहुत ही स्टाइल से बोलता है कि तुमसे ही कह रहा हूँ मैं, 2,75,000 का इंटरेस्ट मेरे और सिया के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा था ना, तो फिर तुम्हें क्या लगा था कि सिया बेवकूफ़ है, उसे समझ में नहीं आता है कि ये फ़ोटो असली है या फिर नकली है। उसे समझ में नहीं आता है कि उसका पति कैसा है, वो किस लड़की से बात कर सकता है और किससे नहीं। उसे समझ में नहीं आता है कि तुम जैसी लड़कियां कैसी किसी को भी ठगने के लिए माहिर हो जाती हैं। मनु गुस्से में बोलती है कि सुनो संकल्प, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया था, समझे तुम। तो संकल्प ने भी अब मनु को ऊपर से नीचे तक बहुत ही गौर से देखा और फिर एटीट्यूड के साथ कहा कि तुम्हारा फ़ायदा और मैं उठाऊंगा। तुम्हारा फ़ायदा उठाने से पहले तो मैं जहर ना खा लूँ। देखो, अगर तुम चाहती हो कि मैं पुलिस को ना बुलाऊं और तुम्हें कोई भी धोखाधड़ी के केस में तुम्हें अंदर ना करवा दूं, तो प्लीज़ चुपचाप से सच सच बता दो मेरी सिया को, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो और क्या वजह है। तुमने मेरे और मेरे सिया के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों क्रिएट करी है, क्रिएट करने की कोशिश क्यों करी थी और क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। सिया भी वहाँ पर आ चुकी थी और फिर वो भी मनु के मुँह से ये सब कुछ सुनना चाहती थी। मनु ने एक बार फिर से अपना बचाव करते हुए थोड़ा धीरी आवाज़ में कहा कि हाँ बुला लो पुलिस को, डरती नहीं हूँ मैं पुलिस से। अगर वो मुझे जेल में भी डालेगी ना तो ठीक है, मैं भी उन्हें अपने और तुम्हारे रिश्ते के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी। और अगर मैं बर्बाद हुई ना तो फिर आबाद तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी, तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी। ये सुनकर संकल्प ने ताली बजाई और फिर बोलता है कि ठीक है, तो पुलिस को बुला ही लेते हैं और देख लेते हैं कौन बर्बाद होगा और कौन बर्बाद नहीं होगा। और हाँ, दिमाग से काम लो मनु, मेरी पूरी फैमिली मुझे बचाने के लिए टॉप का लॉयर हायर करेगी और तुम किसके भरोसे इतना कूद रही हो, कौन लड़ेगा तुम्हारा केस। ये तन्वी, इसके भरोसे कूद रही हो तुम, जिसके खुद के बाप ने इसे जायदाद से बेदखल कर दिया है, एक फुटी कौड़ी नहीं है इसके पास, इसके खुद के बाप का बिजनेस भी डूब गया है और फिर इसके भरोसे तुम मुझसे लड़ोगी। ठीक है, अच्छी बात है, अभी कॉल करता हूँ पुलिस को और बुला लेता हूँ यहाँ पर। इतना कहकर उसने अपना फ़ोन जल्दी से अपनी जेब से निकाला और फिर संकल्प नंबर डायल करने ही वाला था कि तभी रोहान ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और फिर मनु की ओर देखकर थोड़ा सा अकड़ के साथ बोलता है कि देखो, ये हमारे घर का सबसे खतरनाक बंदा है मनु, अगर इसने एक बार ओखली में सिर दे दिया ना तो फिर ये डरने वाला नहीं है, बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। तो बेहतर यही होगा कि तुम दोनों सच सच कबूल कर लो, वरना पुलिस स्टेशन कोई भी जाएगा तो फिर वो हो तुम दोनों और कोई भी नहीं। तनु ने मनु की तरफ देखा और कहा कि बोल देना सच यार, बोल दे सच, नहीं जाएंगे जेल, वरना तू जानती है हमारी हालत कितनी ज़्यादा खराब है, बहुत ही ज़्यादा खराब। मनु ने एक नज़र रोहान की तरफ देखा और फिर संकल्प की तरफ देखकर बोलती है कि मुझे पैसे चाहिए थे तुमसे, मैंने कहा भी था कि मुझे 10 लाख रुपए दे दो, इसीलिए मैंने ये सब कुछ नाटक किया था। तुमने दिए नहीं तो फिर मैंने सोचा कि तुम्हें ब्लैकमेल करती हूँ, मुझे लगा था कि तुम सिया के सामने अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहते हो, तो शायद तुम मुझे आसानी से 10 लाख रुपए दे दोगे और फिर किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। यह सुनकर संकल्प ने सिया की तरफ देखा और फिर एटीट्यूड के साथ बोलता है कि मैंने कहा था ना कि इसी के मुँह से सच बुलवा दूंगा तुम्हारे सामने। तो फिर उसने भी अब मनु की तरफ देखा और कहा कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए नहीं दूंगा, बल्कि तुम अब मुझे 2,75,000 का इंटरेस्ट दोगी, समझी तुम, और अगर नहीं दिया ना तो फिर तो तुम गई मेरे हाथों से। संकल्प के मुंह से बार बार 2,75,000 का इंटरेस्ट सुन कर तो अब सबको बहुत ज़्यादा हंसी आ गई थी और फिर रोहान ने संकल्प के कंधे पर हल्का सा हाथ मारते हुए कहा कि बस कर दे ना यार, छोड़ दे, 2,75,000 का इंटरेस्ट जाने दे इन्हें, आज के बाद ये हमारी ज़िंदगी में कभी भी वापस नहीं आएंगे, इनका इलाज मैं अच्छे से करवा दूंगा, तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर रोहान ने भी तनु मनु को बहुत ही गुस्से में ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और फिर दोनों ही अपना सलाइवा गटक लेती हैं। मनु ने तो अब रोहान को ज़्यादा नहीं देखा था, ना ही वो उसे इतना ज़्यादा जानती थी, लेकिन तन्वी बहुत अच्छे से जानती थी कि रोहान का लेवल कितना है, रोहान जो कहता है उसे डेफिनेटली करता है। अब तो वो दोनों ही गई थी तो रोहान ने भी संकल्प को देखा तो संकल्प बोलता है कि अरे नहीं भाई, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरी रातों की नींद खराब कर दी थी, मेरी सिया को रुलाया है, जब देखो सिया को ये फोटोग्राफ्स दिखा दूंगी, सिया को वो फोटोग्राफ्स दिखा दूंगी, इसने मेरी सिया को बहुत ज़्यादा रुलाया है, पैसे तो इसे अब देने ही पड़ेंगे, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ इस मनु को, बिल्कुल भी नहीं। रोहान ने संकल्प के गाल पर हाथ लगाया और फिर हल्का सा मुस्कुरा कर कहा कि अरे मैं बोल रहा हूँ ना मेरे भाई, छोड़ दे इसे, आगे से तेरे और सिया के बीच में कभी भी नहीं आएगी ये, कभी भी नहीं, और अगर गलती से भी आ गई ना तो फिर मैं हूँ ना, टेंशन क्यों
क्यों ले रहा है तू? छोड़ दे यार इसे, अब छोड़ दे। रोहान ने अभी इतना ज़्यादा फोर्स करने पर तो संकल्प भी मान गया था, वरना पैसे तो वो अब मनु से वसूल करके ही रहता। संकल्प ने फिर दोनों की तरफ देखा और कहा कि ठीक है, अब क्या यहाँ पर खाना खाकर जाओगी क्या? निकलो यहाँ से चुपचाप, जल्दी से जल्दी, इससे पहले कि हम दोनों ही भाइयों का दिमाग सटक जाए। तुम दोनों को अंतर करवा दे, निकलो यहाँ से। तनु मनु दोनों ही वहाँ से स्पीड के साथ भाग जाती हैं और फिर उसके भागते ही चारों जोर जोर से हंसने लगते हैं। रोहान ने रूही को एक साइड से प्यार से गले लगाया और कहा कि बीवी, आज के बाद ही उल्टे सीधे काम बिल्कुल भी मत करना। रूही ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ रोहान, कभी भी नहीं करूँगी। रोहान बोलता है कि और ये भी मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया है तुम्हें मैंने। रूही ने मुस्कुराकर रोहान की तरफ देखा और बोलती है कि ठीक है, मैं आपको मना लूँगी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। रोहान ने भी अपनी नाक हल्की सी रूही की नाक पर रगड़कर बहुत ही प्यार से कहा कि वो तो तुम्हें मनाना ही पड़ेगा, वो तो तुम्हारा हक है ना मनाने का। तुम्हें लग रहा है कि मैं मान जाऊँगा? ऐसे नहीं मानूंगा जितना तुम आसान समझ रही हो। रूही बोलती है कि अच्छा ठीक है, मना लूँगी, और फिर अब ये बताइए कि शादी किसकी है? तो रोहान बोलता है कि निर्भय और निशी की। यह सुनकर तो रूही की आंखें हैरानी से फैल गई थी और वो हकलाती हुई आवाज़ में बोलती है कि क्या बात कर रहे हो आप रोहान? उन दोनों की शादी कैसे हो सकती है? तो रोहान बोलता है कि हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, दोनों ने ही गंधर्व विवाह कर लिया है। और ये सुनकर तो रूही के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी और फिर वो रोहान की तरफ देखकर बोलती है कि और अगर घर में किसी को भी पता चल गया तो क्या होगा? तो रोहान बोलता है कि तो क्या लगे हाथ, एक चांटा तुम भी खा लेना साथ में ही। पर हमारे घर वाले अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुओं को कुछ भी नहीं करते हैं, बेटे पर ही इतना हाथ साफ कर देते हैं यार कि बहू को नंबर ही नहीं आने देते हैं। ऐसी फैमिली है ना यार मेरी, कोई सास बहू का ड्रामा नहीं है। बस अभी मेरे तुम्हारे बीच में लड़ाई हो जाए तो फिर देखना, मेरी माँ तुमसे नहीं मुझसे ही लड़ेगी, मुझे ही पीटेगी, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी, चाहे गलती तुम्हारी ही क्यों ना हो। तो रूही ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर तभी वहाँ पर संकल्प बोलता है कि चलो ना भाई, अब घर में अगर किसी को भी पता चल गया ना तो फिर तो सबकी आज बैंड बजने वाली है, कमर कस लो अच्छे से, सबकी पिटाई बहुत ज्यादा होगी। तो रोहान भी अब संकल्प की तरफ देखकर बोलता है कि हाँ हाँ जानता हूँ, सबकी पिटाई होगी। रोहान, रूही और संकल्प सिया चारों ही अब बैंक्वेट के थोड़ा सा अंदर आ गए थे, जहाँ पर हल्दी की रस्म की तैयारी हो चुकी थी। एक तरफ निर्भय बैठा था तो दूसरी तरफ निशी बैठी थी, दोनों ही एक दूसरे को देखकर हल्का हल्का सा मुस्कुरा रहे थे। अंशिका निर्भय को हल्दी लगाते हुए थोड़ा सा गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोलती है कि निर्भय, जो भी तूने कांड किया है ना, इसका हर जाना तो हम सबको भरना पड़ेगा, समझा? तू देख लियो, बड़े पापा के अलावा कोई भी हमें नहीं छोड़ेगा, बहुत ज़्यादा पिटाई करेंगे सब हमारी, सब हमें बहुत मारेंगे और हम भी इतने ज़्यादा ढीठ हैं कि हर बार पीटने के बाद भी वही दूसरी गलती करते हैं। ये कहते कहते अंशिका का गुस्सा अब निर्भय के ऊपर आ गया था और वो हल्दी लगा रही थी और फिर वो हल्दी का कटोरा लेकर निशी के पास आती है और फिर उसे भी हल्दी लगाने लगती है। निशी की आंखें भी हल्की हल्की सी भीग गई थी और फिर अंशिका, जो निशी का दर्द अच्छे से समझती थी, निशी नहीं चाहती थी कि उसके पेरेंट्स के बिना उसकी शादी हो, वो कभी भी नहीं चाहती थी ऐसी शादी करना। अंशिका निशी के हल्दी लगाते हुए बहुत ही प्यार से समझाते हुए बोलती है कि निशी, तू क्यों रो रही हो? जो कुछ किया है ना इस कुत्ते ने किया है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मुझे तो शर्म आती है ये सोच कर ही कि मैंने अपनी प्यारी सी नंद की शादी इस कुत्ते के साथ कैसे कर रही हूँ, कैसे फिक्स करवा दी, पता नहीं ये क्या करेगा तेरे साथ। मुझे तो सोच सोच कर ही बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। जब घर में सबको सच पता चलेगा तो फिर हम सबका क्या होगा, कितना ज़्यादा मारेंगे सब लोग हमें। इतना कहकर अंशिका ने निशी के आंसू को अच्छे से साफ किया और फिर एकदम से खड़ी हो जाती है और फिर रूही आती है। रूही ने भी निर्भय को पहले हल्दी लगाई और फिर बहुत ही प्यार से बोलती है कि भैया, आपको ना सच में डर नहीं लगता है क्या? क्या आपको बिल्कुल डर नहीं लगता है बड़े पापा लोगों से? मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, बड़े पापा से तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, मगर बाकी सबसे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। इतना कहकर वो भी निर्भय को हल्दी लगाकर उठ जाती है और फिर निशी के पास आ जाती है, उसे हल्दी लगाते हुए बोलती है कि निशी, तुझे टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, हम है ना तुम्हारे साथ, हम तुझे अच्छे से रखेंगे, बहुत ही प्यार से रखेंगे, तुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, किसी को भी कुछ नहीं कहने देंगे। जितनी पिटाई होगी ना इन भाइयों की ही होगी। तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि प्रताप फैमिली कितनी अच्छी है, वो कभी भी बेटी और बहू को कुछ भी नहीं कहती है, कभी भी बेटी और बहू पर हाथ नहीं उठाती है। थोड़ी देर के बाद नियति भी हल्दी लगाने के लिए निर्भय के पास आती है और फिर निर्भय ने इस बार हाथ जोड़कर कहा कि कृपया करके आप
आप कुछ मत कहना भाभी, मैं ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा ताने सुन चुका हूँ आप सबसे, प्लीज़ अब आप कुछ मत कहना। नियति हल्दी लगाते हुए बोलती है कि तो फिर और सुनो ना, कांड करने से पहले सोचना चाहिए था ना तुम्हें, उसका अंजाम क्या होगा। सच कहती है अंशिका, मुझे भी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं घर वालों को जब पता चलेगा तो फिर क्या होगा, कैसे रिएक्ट करेंगे सब लोग, कहीं वो लोग हमें घर से ना निकाल दें, और अगर घर से निकाल दिया तो फिर हम सब कहाँ जाएंगे। इतना कहकर उसने भी अब निर्भय को हल्दी लगा दी और फिर वो निशि के पास हल्दी का कटोरा लेते हुए जाती है। नियति निशि को हल्दी लगाते हुए बोलती है कि तुम आंसू क्यों बहा रही हो निशि, जो कुछ भी किया है ना निर्भय भैया ने किया है, तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, और अगर पिटाई होगी ना तो निर्भय भैया की होगी, तुम्हारी पिटाई भी नहीं होगी, तुम टेंशन मत लो। इतना कहकर उसने निशि को हल्दी लगाई और फिर उसके आंसुओं को भी पोंछ दिया। इन सब में एक बात तो बिल्कुल तय थी कि पिटाई निर्भय की होनी पक्की थी, और फिर निर्भय भी पिटने के लिए अपना मन बना चुका था, क्योंकि वो जानता था कि वो बिना पिटे घर के अंदर जा ही नहीं सकता है। वो अच्छे से जानता था कि जब सबकी शादी में इतना ज़्यादा बखेड़ा खड़ा हुआ था तो फिर मोनिका उसे कैसे छोड़ देती। सबकी शादी में जब बखेड़ा था तो निर्भय की शादी में तो होना तय ही था। धीरे धीरे हल्दी की रस्म हो गई थी और फिर रोहान ने भी 2-3 फोटोग्राफ्स को हायर किया था, ताकि फ्यूचर में जब निशि अपनी शादी के फोटोग्राफ्स को देखे, कभी भी अपनी शादी के बारे में सोचे तो उसे ऐसा ना लगा कि उसकी शादी अच्छे से नहीं हुई थी, कोई भी चीज़ नहीं हो पाई थी, बल्कि फोटोग्राफ को देखकर तो निशि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाए, उसे ये पल याद आए तो उसे खुशी के पल याद लगे। तो रोहान ने हर एक चीज़ का अच्छे से बंदोबस्त किया हुआ था। थोड़ी देर के बाद नियति निव्यांश को देखकर बोलती है कि मेहंदी की रस्म होनी चाहिए, अब मेहंदी वाली तो आई ही नहीं है तो फिर मेहंदी का कैसे क्या होगा। तो रोहान अभी नियति की तरफ देखकर बोलता है कि तो तुम सबको तो मेहंदी लगानी आती ही होगी ना, लगा लो आपस में ही एक दूसरे के मेहंदी, जरूरी है क्या कि कोई आएगा तभी लगाएगा। रोहान ने मेहंदी को देखा और फिर इतने में ही निव्यांश ने मेहंदी की एक कीप उठाई और फिर नियति के हाथ में अपना नाम लिखते हुए प्यार से बोलता है कि यार नियति, मेहंदी तो तुम कभी भी लगा सकती हो ना, कभी भी लगा लोगी, लेकिन अभी तो बस रस्म करनी है ना, रस्म ही तो करनी है बस, चलो रस्म कर देते हैं, लगा दिया है मेहंदी तुम्हारे हाथों में, अब तो खुश हो ना। तो इतना कहकर निव्यांश ने नियति के हाथ पर अपना नाम लिख दिया और फिर निव्यांश को देखकर रूही ने भी अपनी कीप उठाई और फिर रोहान का हाथ पकड़ लिया और फिर रोहान ने भी अपना हाथ छुड़वाते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहा कि अरे यार जैस्मिन, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, समझे तुम। इतना कहकर उसने रूही के हाथों से मेहंदी की कीप ली और फिर बहुत ही प्यार से रूही का हाथ पकड़ा और फिर रूही को भी मेहंदी लगाने लगता है। रूही थोड़ा सा गुस्से में रोहान की तरफ अपनी आंखें छोटी करके घूर कर देखती है और फिर बोलती है कि ये क्या गोबर सा बना रहे हो आप मेरे हाथों पर, इतना भी अच्छा नहीं बना रहे हो, थोड़ी सी अच्छे से लगाओ ना। तो रोहान बोलता है कि जिस हिसाब से शादी हो रही है ना उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छी मेहंदी लगा रहा हूँ तुम्हारे हाथों पर, समझे तुम, देखा ना कितनी जल्दी जल्दी से रस्म हो रही है। अरे मुझे तो बस इसी बात की फिक्र हो रही है कि अगर वानर सेना में से कोई भी गलती से भी यहाँ पर आ गया तो फिर क्या होगा, सबके हाथ पैर अभी के अभी टूट जाएंगे। अब ये गोबर हो या फिर कुछ भी हो, अर्जेस्ट थोड़ा सा कर लो यार प्लीज। इतना कहकर उसने फिर से रूही के हाथ में जलेबी बना दी और फिर रूही काफी ज्यादा गुस्से में रोहान को घूर रही थी, लेकिन रोहान को तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो बस अपने काम में बिजी था। निर्भय ने भी नजर घुमा कर देखा तो सारे ही भाई अब अपनी अपनी बीवी को मेहंदी लगाने में बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे। निर्भय ने भी अब एक कीप उठाई और फिर निशि के पास आ जाता है। निशि की आंखों में अब हल्का हल्का सा पानी आ चुका था। निर्भय ने निशि के आंसुओं को अच्छे से साफ करते हुए प्यार से कहा कि यार तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रही हो और तुम इतना क्यों डर रही हो, जब मैं नहीं डर रहा हूँ तो फिर तुम क्यों डर रही हो। तुम देख रही हो ना मेरे सारे ही भाई मेरे साथ हैं, तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ में है, तो देखो कैसे मेरी बहन के हाथ पर प्यार से मेहंदी लगा रहा है। तो निशि ने भी अब अपने आंसू पोंछकर अरमान की तरफ देखा तो अरमान भी अंशिका के हाथ में बहुत ही प्यार से जलेबी बना रहा था। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे, यहाँ तक कि दक्ष और धैर्य भी बैठे हुए जलेबी उतार रहे थे। निर्भय ने भी अब निशि की हथेली को पकड़ा और फिर कीप से एक छोटा सा गोला बनाया और फिर उसमें मेहंदी भर दी और उसके आसपास छोटी छोटी सी बिंदी रख देता है और फिर थोड़ी सी मेहंदी उसकी उंगलियों पर भी लगा देता है। ये मेहंदी भी निशि के हाथ में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, निशि के कोमल से हाथ जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। निर्भय बोलता है कि देखो कितनी अच्छी मेहंदी लग रही है ना तुम्हारे हाथों पर। तो निशि ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और निर्भय की तरफ देखा तो निर्भय ने अब दूसरा हाथ लिया और फिर उस पर भी ऐसे ही मेहंदी लगा देता है। तो निशि निर्भय को देखकर बहुत ही प्यार से मुस्कुरा कर बोलती है कि लेकिन आपने अपना नाम तो लिखा ही नहीं है ना मेरे हाथ पर। तो निर्भय भी निशि की हथेली पर अपना नाम लिखते हुए प्यार से बोलता है कि यार इतना कांड करने के बाद भी नाम भी लिखवाओगी क्या मेरा अपने हाथों पर, ऐसे कर्म तो मैंने वैसे किए नहीं, बहुत बड़ा कांड किया है तुम्हारे साथ। निशि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट
आ गई और फिर थोड़ी देर के बाद सबने अपनी गोबर जैसी मेहंदी के साथ फोटो खिंचवाई और फिर चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लाए। फिर रूहान बोलता है कि चलो भाई आप मंडप में बैठो आराम से, जितनी हो जल्दी हो सके ना फेरे ले लो। पता नहीं क्यों मेरा दिल ना जोरों से धड़क रहा है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, कहीं वानर सेना यहाँ पर आ ना जाए, अगर आ गई ना तो गुड़ गोबर हो जाएगा। रूहान ने इतना ही कहा था कि तभी बाहर वेन्यू पर एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से शुभ बाहर आता है। शुभ ने इस वक्त 3 पीस सूट पहना हुआ था, उसके साथ दिशा भी आ गई थी। दिशा बोलती है कि शुभ आपको पक्का पता है ना कि यहीं पर एड्रेस था, यहीं पर आना था हम लोगों को। तो शुभ ने भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक कार्ड शादी का देखा और फिर दिशा की तरफ देखकर बोलता है कि हाँ हाँ यही है शायद, और अगर ये नहीं होगा तो फिर शायद बराबर वाला होगा, कोई ना कोई तो होगा ही इन दोनों में से। कोई बात नहीं, अंदर चलकर देखते हैं, खुद ही पता चल जाएगा। दिशा बोलती है कि कैसी बातें करते हो आप शुभ, अंदर जाकर कैसे पता चलेगा, मैं तो आज तक राणा परिवार में मिली भी नहीं हूँ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं, अब मुझे क्या पता कौन कैसा होगा। शुभ दिशा की तरफ देखकर बोलता है कि मैं भी तो कभी नहीं मिला हूँ पिकाचू, अब अंदर चलकर देखते हैं, कोई ना कोई तो जाना पहचाना दिखेगा ही ना, कोई ना कोई तो जाना पहचाना चेहरा दिख ही जाएगा। इतना कहकर उसने दिशा का हाथ पकड़ा और फिर उसे अंदर की तरफ लेकर जाने लगता है। दिशा भी अपनी साड़ी संभालते हुए फिर से शुभ से बोलती है कि मेरी बात तो सुनो शुभ। शुभ ने भी अब दिशा की तरफ पलट कर देखा तो दिशा अभी शुभ की तरफ देखकर बोलती है कि शुभ देखो ना, यहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं और फिर मुझे लगता है कि हम गलत एड्रेस पे आ गए हैं, मुझे लगता है कि हम गलत जगह पर आ गए, हमें यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। शुभ ने कहा कि यार अंदर चलकर देखते हैं ना, 1 घंटे से इसी एरिया में ही तो चक्कर लगा रहे हैं, कब से परेशान हो गए हैं, पता नहीं यार कैसा एड्रेस दिया है इसने, तुम चलो ना तो कुछ नहीं होगा, तुम एक बार चलो और अंदर चल के एक बार देख लेते हैं। इतना कहकर शुभ दिशा को लेकर अंदर आ जाता है। अंदर सारे ही भाई फोटो सेशन में बहुत ज़्यादा बिजी थे, लेकिन तभी संकल्प की नज़र अचानक से शुभ पर जाती है और फिर उसकी आंखें तो एकदम से बड़ी हो गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने हल्का सा हाथ निव्यांश की कमर पर मारा और फिर निव्यांश ने जैसे ही शुभ की तरफ देखा तो उसकी भी जान एकदम से निकलने को तैयार हो गई थी। दिल की धड़कनें अब सबकी बढ़ गई थी। ऐसे ही एक दूसरे को इशारा करके बंदरों की टुकड़ी को पता चल गया था कि शुभ शादी में आ गया है। अब तो बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी बंदरों को, टुकड़ी को, और बहुत डर लग रहा था। शुभ को वहाँ पर देखकर सबकी आंखें ऑलमोस्ट बाहर आने को तैयार हो गई थी। सब पलट गए और फिर इधर उधर देखने लगते हैं, कोई भी अब शुभ के सामने आना नहीं चाहता था। निशी ने तो जल्दी से अपना घूंघट नीचे कर लिया और अपनी नजरें नीचे की तरफ गड़ा दी। निर्भय भी निशी को देखकर बोलता है कि तुमने तो घूंघट कर लिया यार, मैं कैसे अपना चेहरा छुपाऊं, मैं किससे बचूं यार, कोई तो बचा लो मुझे। और तभी उसने रूही के आंचल को पकड़कर अपने चेहरे पर लगा लिया और फिर शुभ इधर उधर नजर घुमाकर देखने लगता है, क्या वो सच में राणा की बेटी की ही शादी में आया है या फिर किसी और की शादी में आ गया है। शुभ और दिशा दोनों ही अब इधर उधर नजरें घुमाकर सबको पहचानने की कोशिश कर रहे थे। उस वेन्यू पर बंदरों की टुकड़ी और उनके दोस्तों के अलावा कोई भी नहीं था, बस गिने चुने 10-20 लोग ही होंगे, वो भी ऐसे दोस्त थे जिन पर बंदरों की टुकड़ी ट्रस्ट कर सकती थी, बाकी वहाँ पर कोई भी नहीं था। शुभ इधर उधर देखता रहता है और फिर आखिरकार वो संकल्प के पास आकर खड़ा हो जाता है। संकल्प पलट कर खड़ा हो जाता है और फिर अंदर ही अंदर भगवान का नाम ले रहा था। बस भगवान को आज नीचे उतारने की पूरी कोशिश में आ चुका था कि कुछ भी करके बस शुभ और दिशा यहाँ से चले जाएं। और तभी शुभ ने संकल्प के कंधे पर हल्का सा हाथ मारकर कहा कि सुनो बेटा, क्या ये मिस्टर राणा की बेटी की शादी है, क्या यहाँ पर मिस्टर राणा की बेटी की शादी हो रही है। तो संकल्प ने कुछ सुना ही नहीं और फिर वो कुछ सुनना भी नहीं चाहता था। शुभ की आवाज़ सुनकर तो उसके सांस ऊपर नीचे होने लगी थी। शुभ का दिल तो जैसे आज बाहर ही निकलने को तैयार था। जैसे तैसे करके उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया और फिर बंदरों की टुकड़ी जैसे तैसे इधर उधर छुपी हुई थी और फिर एक निशी ही थी जो चुपचाप से एक झूले पर घूंघट ओढ़कर बैठी हुई थी। उसके दिल की धड़कनें भी तेज तेज के साथ भाग रही थी। उसी के बराबर में निर्भय भी रूही के आंचल से अपना मुंह छुपाकर बैठा हुआ था और तभी रूही वो भी पलट कर खड़ी हो जाती है। तो बंदरों की टुकड़ी तो बस सांस रोके जैसे तैसे शुभ और दिशा को ही देखे जा रही थी। सब बस भगवान से यही मना रहे थे कि ये दोनों जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाएं। इतने में ही शुभ ने फिर से पूछा कि अरे बच्चे, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, क्या ये राणा परिवार की बेटी की शादी हो रही है क्या। संकल्प अपने सामने देखता है जहाँ पर उसे पिलर के पीछे दक्ष और हृदय दोनों ही छुपे दिखाई देते हैं। दोनों ने ही जल्दी से हल्की सी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर संकल्प ने अपनी आवाज़ हल्की सी बदली और फिर एकदम से बोलता है कि नहीं अंकल, ये राणा परिवार की बेटी की शादी नहीं है, यहाँ पर किसी और की शादी हो रही है, आप कहीं गलत एड्रेस पे आ गए हैं। तो शुभ बोलता है कि ओ अच्छा, मुझे भी लग रहा था कि ये राणा परिवार की बेटी की शादी नहीं है। इतना कहकर वो पलटता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक आदमी पर जाती है। वो आदमी शुभ को जाना पहचाना सा लग रहा था। वो आदमी कोई और नहीं, संकल्प के दोस्त का पापा थे। और फिर शुभ उस आदमी के पास जाकर बोलता है कि अरे राठी साहब, आप यहाँ पर किसकी शादी में आए हैं। तभी राठी को तो बंदरों
बंदरों की टुकड़ी की करतूतों के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था। पूरी बात तो नहीं पता थी, लेकिन इसे इतना मालूम था कि ये लोग बिना घर वालों को बताकर ही ये शादी करवा रहे हैं। बस इतना पता था कि वो लोग अपने घर के बड़ों से झूठ बोलकर निशी और निर्भय की शादी करवा रहे हैं। और फिर वैसे भी राठी अपने बेटे के साथ यहाँ पर आ गया था। राठी ने शुभ की तरफ देखा तो अपना सलाइवा गटक लिया। इतने में ही शुभ ने फिर से कहा कि अरे राठी साहब, आपसे ही बात कर रहा हूँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? किसी की शादी हो रही है क्या? तो राठी भी अब थोड़ा सा डर गया था और घबराती हुई आवाज में बोलता है कि वो मैं बेटी की शादी में आया था। तो शुभ ने भी अब राठी की तरफ देखते हुए कहा कि किसकी बेटी की शादी में आए हैं आप? अब तो राठी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। तो वहीं बंदरों की टुकड़ी का मन तो ऐसा कर रहा था कि जैसे वो पिलर में अपना सिर जोर से दे मारे, बहुत तेज तेज पटक लें अभी के अभी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अचानक से यहाँ पर छोटा शेर आ जाएगा और फिर इतनी ज्यादा पूछताछ करेगा। अब तो सबको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। राठी बोलता है कि प्रताप जी, वो मुझे पता नहीं, वो बेटा किसी की शादी में लेकर आया है मुझे, और फिर मैंने सोचा कि कन्यादान डालता चलूं, इसीलिए यहाँ पर रुक गया। बाकी मेरा और कुछ भी मतलब नहीं है यहाँ पर। शुभ ने भी मुस्कुराकर देखा और कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है राठी साहब, आपका बेटा कहाँ पर है? कहीं ये वही शादी तो नहीं है जहाँ पर मेरे बच्चे आए हैं? बोल रहे थे कि किसी दोस्त की शादी में जा रहे हैं। और ये सुनकर तो बंदरों की टुकड़ी सांस एकदम से रुक जाती है, एकदम से रुक गई थी। शुभ की बात सुनकर बंदरों की टुकड़ी सांस रुक गई थी और फिर वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि यहाँ पर शुभ एक सेकेंड के लिए भी रुके। तो शुभ को सब कुछ पहले ही पता चल जाता। अगर वो 1 मिनट के लिए भी यहाँ पर रुक जाता, शादी वादी तो बाद में ही होती, पहले सबकी धुलाई हो जाती और फिर खासकर निर्भय की धुलाई सबसे पहले होती। उसे तो वानर सेना पटक पटक कर बहुत ज्यादा मारती। एक तो छुप छुपा कर शादी कर रहा था और फिर दूसरा उसने गधर विवाह कर लिया था, सॉरी कांड कर दिया था, कांड। तो रोहान ने भी हल्का सा घबरा कर निव्यांश से कहा कि छोटे पैंथर यार, चाचू को कुछ भी करके यहाँ से भगा, वरना ये शादी नहीं होगी। और फिर अगर ये शादी नहीं हुई ना तो फिर कभी भी इन दोनों की शादी नहीं हो पाएगी, तुझे पता है ना, कभी नहीं होगी फिर। और फिर अगर शादी नहीं हुई तो तू तो जानता है ना, निर्भय बहुत ही ज्यादा इंसल्ट फील करेगा अपनी। और फिर निर्भय के साथ साथ निशी, वो तो रो रो कर ही पागल हो जाएगी, दोनों ही पागल हो जाएंगे यार। घर के बड़े कभी भी सिचुएशन को नहीं समझेंगे, कभी भी नहीं। तो निव्यांश को तो अब खुद की हालत पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसकी हालत तो खुद ही खराब थी। वो बोलता है कि यार मैं कैसे भगाऊं, मैं तो खुद ही कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, हमारे प्लान में इतनी गड़बड़ कैसे हो जाती है हर वक्त, हर बार हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाता है। दक्ष की शादी में ऐसा ही हुआ था और संकल्प की शादी में भी इतना ज्यादा बवाल मचा था। सुबह तो चाचू ने कुछ भी नहीं बताया था ना यार कि उन्हें किसी की शादी में जाना है, कुछ भी नहीं बोले थे, बस चुपचाप से बैठे रहे थे। और फिर अब देखो ना, यहाँ पर अचानक से कैसे पहुँच सकते हैं, या ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है ना। इधर दूसरी तरफ शुभ ने राठी जी को देखा और फिर कहा कि राठी जी, अभी आप रुकेंगे या फिर चले जाएंगे? राठी को तो खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो शुभ को क्या जवाब दे, वो यहाँ पर रुकेगा या फिर नहीं, ये तो उसे खुद भी नहीं पता था। कुछ सोचकर वो शुभ की तरफ देखता है और फिर हल्की आवाज में बोलता है कि जी वो मैंने अभी कन्यादान नहीं किया है ना, तो फिर तो मुझे तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, मुझे यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। इतने में ही दिशा ने शुभ की बाजू पकड़कर उसे हल्का सा अपनी तरफ खींचा और फिर उसके कान में हल्के से बोलती है कि अब हम किसी की शादी में आए हैं तो फिर हम भी तो थोड़ा सा कन्यादान कर ही देते हैं ना। अब गलती हो गई है कि हम यहाँ पर आ गए हैं तो चलो रुक जाते हैं ना, किसी का कन्यादान ही कर देंगे। शुभ ने भी अपनी एक ऐब्रो चढ़ाकर पिकाचू की तरफ देखा और बोलता है कि यार दिमाग तो है तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, जब आ ही गए हैं इस शादी में तो चलो ना, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे ही देते हैं, ऐसे क्यों ही जाए हम। तो दिशा ने भी अपनी आंखें छोटी करके शुभ की तरफ घूर कर देखा और फिर इतने में ही शुभ ने अपनी एक बाजू को दिशा को हल्के से लपेटते हुए प्यार से कहा कि चलो ना बीवी, अब दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे देते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। इतना कहकर शुभ और दिशा दोनों ही निर्भय और निशि के पास जाने लगते हैं। और जैसे शुभ और दिशा निर्भय की ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे बंदरों की टुकड़ी ने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया था और अपनी सांसें एकदम से रोकने को तैयार थे। और रूही, उसकी तो हिचकियां एकदम से स्टार्ट हो गई थी। रूही को हिचकियां जोर जोर से आने लगती हैं। रोहान ने हल्का सा पलट कर रूही की तरफ देखा जो कि निर्भय के पास में ही खड़ी हुई थी और निर्भय ने भी अपना चेहरा रूही के आंचल से छुपाया हुआ था। रोहान भी थोड़ा सा डर के मारे बड़बड़ाता हुआ मन में बोलता है कि यार ये लड़की ना मुझे सच में बहुत ज्यादा पिटवा कर ही रहेगी, ये तो मुझे ना मार खिलवा के ही रहेगी यार। अब तो इसकी हिचकियों का इलाज करवाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं बंद होंगी इसकी हिचकियां, वरना तो किसी दिन ये सबको बहुत ज्यादा पिटवा देगी ऐसी हिचकियां ले लेकर। रूही अपनी हिचकियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी हिचकियां तो जैसे उसके कंट्रोल में ही नहीं थी, उससे कंट्रोल ही नहीं हो रही थी और फिर डर के मारे तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। वो लगातार
लगातार बस हिचकियां लिए जा रही थी। निर्भय ने भी हल्का सा मारकर रूही को शांत रहने का इशारा किया और फिर रूही के हाथ में तो ये सब कुछ भी नहीं था। वो कभी भी अपनी हिचकियों को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। इतनी जल्दी से वो किसी भी सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं कर सकती थी और जैसे ही थोड़ा सा गड़बड़ होता था वैसे ही उसकी हिचकियां स्टार्ट हो जाती थी, क्योंकि डर के मारे रूही को हिचकियां बहुत जल्दी जल्दी से आने लगती थी। फिर वो धीरे धीरे हिचकियां लेने लगती है ताकि शुभ और दिशा को शक न हो जाए। संकल्प, निर्भय और दक्ष वो तो तीनों ही अब वेन्यू गेट तक पहुंच गए थे ताकि अगर कोई भी गड़बड़ हो जाए, अगर किसी को भी कुछ भी शक हो जाए तो वो लोग जल्दी से वहां से भाग जाएं और अपनी जान बचा ले, नहीं तो शुभ तो उन्हें सबसे ज्यादा पीटने वाला था। निव्यांश और रोहन हैरानी से तीनों को घूर रहे थे और फिर तीनों ने ही अपने हाथ उठाकर उन्हें इशारों में ही समझा दिया था कि अगर छोटे शेर सब पर दहाड़ता है तो फिर वो तीनों ही वहां से भाग जाएंगे, उनका कोई भी भरोसा मत रखना। रोहन को तो अब तीनों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल तो सबकी सांसें रुकी हुई थी। सब बहुत ही ज्यादा डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने शुभ और दिशा की ओर देखा जो कि अभी निशी और निर्भय के पास पहुंच गए थे। दिशा ने एक एनेलफ देशी की गोद में रखते हुए प्यार से कहा कि बेटा, हम गलती से यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन सोचा कि तुम्हें आशीर्वाद दे दे। ऐसे यहाँ से जाना अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए तुम दोनों को ही आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आ गए। तो निशी ने भी हल्का सा घूंघट किया हुआ था, थोड़ा सा दूर से ही हाथ जोड़ लिया और फिर दिशा ने भी निशी का घूंघट उठाने की कोशिश करी तो फिर निशी ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोलती है कि जी वो जब तक फेरे नहीं हो जाते हैं ना, तब तक मैं किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखा सकती हूँ, ये हमारे यहाँ का रीति रिवाज है। तो दिशा तो बहुत ही ज़्यादा मासूम थी, उसकी बातों में आ जाती है। वो भी बहुत ही प्यार से बोलती है कि अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, मैं तुम्हारा घूंघट नहीं उठाऊंगी। इतना कहकर उसने निशी के घूंघट को छोड़ दिया। तो वहीं शुभ ने भी अब निर्भय की तरफ देखा और कहा कि तुमने अपना मुंह क्यों छुपाया हुआ है? तुम तो यार लड़की की तरह अपना मुंह छुपा रहे हो, जरा अपना मुंह तो दिखाओ मुझे। तो निर्भय भी मन ही मन बोलता है कि यार चाचू, मैंने कांड ही जो इतना बुरा कर दिया है। इतने में ही शुभ ने फिर से कहा कि बेटा, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, मुंह क्यों छुपाया हुआ है तुमने? तो वहीं रूही खड़ी हुई थी, जैसे तैसे अपनी हिचकियों को कंट्रोल कर रही थी। उसके चेहरे पर भी बहुत ज्यादा पसीना आ गया था और डर के मारे उसका दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। अगर शुभ को जरा सा भी रूही के ऊपर शक हो जाता तो सच में उन सब की बैंड बजने ही वाली थी। आज तो सब बहुत ही ज्यादा पीटने वाले थे। शुभ निर्भय के बोलने का इंतजार कर रहा था और फिर आखिरकार निर्भय ने भी बहुत ही धीरे से कहा कि जी वो जब तक फेरे नहीं हो जाते हैं ना, मैं भी अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखा सकता हूँ, इसीलिए मैंने भी अपना चेहरा छुपाया हुआ है। ये सुनकर तो शुभ की बहुएं एकदम से तन जाती हैं और वो बोलता है कि क्यों यार, तुम क्यों नहीं दिखा सकते हो अपना चेहरा? मैंने तो ऐसे कोई भी रस्म नहीं सुनी है आज तक जहाँ दूल्हा भी घूंघट करके ही बैठता है, और घूंघट में भी इस लड़की के आंचल से किया हुआ है तुमने। इतना कहकर शुभ ने रूही की ओर देखा, लेकिन रूही भी पलट कर खड़ी हुई थी, इसीलिए शुभ रूही के चेहरे को नहीं देख पाया था। वो बस पीछे से ही रूही को देख रहा था और ये सुनते ही रूही की जो हिचकियां थी वो थोड़ी सी अभी कम हुई थी, वो फिर से तेज से होने लगती हैं। और तभी दिशा ने हैरानी से रूही की तरफ देखा तो रूही हल्के सा घूम गई थी। दिशा भी और ज्यादा थोड़ा सा झुककर रूही की तरफ देखने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि दिशा को अब थोड़ा सा रूही के ऊपर शक हो गया था, क्योंकि रूही जब भी घबराहट में होती थी उसे ऐसे ही हिचकियां आती थी और फिर दिशा इसी वजह से थोड़ा सा रूही पर शक करने लगी थी। लेकिन रूही फिर से हल्का सा घूम जाती है। उसने अपना एक हाथ से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश भी करी थी और ये सारा नजारा बंदरों की टुकड़ी देख रही थी। सबकी सांसें रुकी हुई थी, सब बहुत ही ज्यादा हैरानी से बस वहाँ का नजारा देख रहे थे। निव्यांश तो अपने कंधे हल्के से हिलाकर बोलता है कि चल भाई पिटने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि अब तो कोई भी चांस नहीं है हम लोगों के बचने का। ये छोटा शेर अकेला ही हम पर भारी पड़ेगा, बहुत ज्यादा मारेगा यार, बहुत ज्यादा। दिशा रूही के चेहरे को देखने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि घर में सबको पता था कि जब रूही बहुत ज्यादा डरती है या फिर बहुत ज्यादा घबराती है, ज्यादा खुश होती है तो फिर वो ऐसे ही हिचकियां लेना शुरू कर देती है। और फिर जिस हिसाब से रूही हिचकियां ले रही थी, दिशा का शक हर पल बार बार उसके ऊपर बढ़ता जा रहा था। वो बार बार अब रूही को कुछ भी करके देखना चाहती थी। काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद रूही ने दिशा को चेहरा नहीं दिखाया। तो वहीं रूहान ये सब कुछ बहुत देर से देख रहा था। उसने भी अपने दोनों ही हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया था और फिर दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया था। उसे खुद भी नहीं पता था कि यहाँ पर अब क्या होने वाला है, किसकी पिटाई सबसे ज्यादा होगी और कौन सबसे ज्यादा पहचाना जाएगा और कौन सबसे ज्यादा पीटा जाएगा। लेकिन सबके दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ी हुई थी। सबके मन में बस यही था कि कुछ भी करके सुबह और दिशा यहाँ से चले जाएं। संकल्प, धैर्य और दक्ष तो वेन्यू के गेट पर ही पहले से खड़े थे। जैसे ही कोई गड़बड़ हुई तो वैसे ही वो तीनों वहाँ से भाग जाते। बस इंतजार कर रहे थे कि कब शुभ को सब कुछ सच सच पता चले। और फिर दिशा फिर शुभ के पास गई और फिर उसके कान में धीरे से बोलती है कि शुभ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रूही
रही है। देखो ना कैसे हिचकियाँ ले रही है, जैसे हमारी रूही हिचकियाँ लेती है ना, वैसे ही ये लड़की भी हिचकी ले रही है। तो शुभ ने भी अब दिशा की तरफ देखा और कहा कि पागल हो गई हो क्या तुम पिकाचू? कुछ भी सोचती हो यार, वो लोग यहाँ पर नहीं है, वो लोग यहाँ पर क्यों आएंगे? अगर होते तो फिर हमारे सामने हो जाती। मैंने हर जगह देखा है, कोई भी तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। रूही क्या अकेली यहाँ पर खड़ी होगी यार? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दिशा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर बोलती है कि नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ शुभ। देखो ना जयरा कैसे बिल्कुल रूही की तरह ही हिचकियाँ ले रही, और फिर साड़ी भी तो वही पहनी है इसने जो हमारी रूही सुबह पहन कर गई थी। याद है ना तुम्हें? मैंने अच्छे से देखा था, यही साड़ी सुबह रूही ने पहनी थी। शुभ ने भी अब दिशा की तरफ देखा और फिर इधर उधर अपनी नजरें घुमाई, लेकिन उसने उसे कहीं भी बंदरों की टुकड़ी में से कोई भी दिखाई नहीं देता है। त्रिमूर्ति जो कि गेट के पास में खड़ी हुई थी, वो भी झटके से नीचे बैठ गई थी और फिर चेयर के पीछे जाकर छुप जाती हैं। शुभ बोलता है कि यार पिकाचू, तुम्हें ना बहुत ज्यादा वहम हुआ है, बस वहम है तुम्हारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर रूही नहीं है और ना ही बंदरों की टुकड़ी है। अब चलते हैं यहाँ से, चलो, यहाँ पर हमारी कोई भी पार्टी नहीं है। इतना कहकर उसने दिशा की बाजू पकड़ी, लेकिन दिशा ने अपना हाथ झटकते हुए फिर से गुस्से से शुभ से कहा कि मुझे पक्का यकीन है कि ये रूही है। मैं इसका चेहरा देखे बिना यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी, इसका चेहरा देख कर ही जाऊंगी। ये सुनते ही बंदरों की टुकड़ी ने एक बार फिर से अपना सिर इधर उधर कर लिया और जोर जोर से दीवार पर पटक लिया। तो निव्यांश बोलता है कि यार भाई, ऐसे तो घर की सबसे मासूम औरत यही है, लेकिन आज देखो ना इनका दिमाग भी कितना ज़्यादा चल रहा है यार। इतना ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की यहाँ पर क्या ज़रूरत थी इनको? कितनी मुश्किल से तो छोटे शहर यहाँ से जाने को हुआ था और उन्हें यकीन भी नहीं हो रहा था, मगर ये देखो ना इन्हें पकड़ कर ऐसे खड़ी हो गई हैं। यार चाची ना चली जाओ ना यार प्लीज़, क्यों हमारी ऐसी की तैसी करने में लगी हुई हो? प्लीज़ हमारी बैंड मत बजवाओ चाची, चली जाओ। शुभ ने भी दिशा की बाजू पकड़ी और फिर उसे हल्का सा गुस्से में देखकर कहा कि यहाँ पर सबके सामने इंसल्ट कराओगी क्या मेरी? चुपचाप से चलो यहाँ से। मैं कह रहा हूँ ना ये रूही नहीं है तो मतलब ये रूही नहीं है। अगर रूही होती तो फिर क्या हमारे पास नहीं आती, ऐसे अपना मुंह छुपाकर खड़ी हो जाती क्या? हम गलत शादी में आ गए हैं दिशा, चलो यहाँ से चुपचाप। कन्यादान हमने कर दिया है ना, तो फिर अब चलते हैं यहाँ से। राणा की शादी में भी तो जाना है। लेकिन दिशा ने फिर से ना में अपनी गर्दन हिला दी। जैसे ही दिशा ने ना में अपनी गर्दन हिलाई, एक बार फिर से बंदरों की टुकड़ी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और फिर अपना सिर एक बार दीवार से जोर से पटक लिया और फिर निर्भय उसकी तो जैसे दिल की धड़कनी एकदम से रुक गई थी। उसे तो अब दिशा पर थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था। तभी निशी ने धीरे से निर्भय से पूछा कि गए क्या वो लोग? मुझे घूंघट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या मैं अपना घूंघट उठा लूं? तो निर्भय हल्के से बोलता है कि अरे यार चुपचाप से बैठी रहो ना, वरना देखने लायक ही नहीं बचेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा पीटे जाएंगे। चुपचाप से घूंघट करे रहो। वैसे भी दिखाई तो मुझे भी कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन तुम चुपचाप से बैठी रहो। कोई ना कोई आकर हमें पहले ही बता देगा कि अगर छोटा शेर चला गया होगा तो फिर अभी चुपचाप से बैठी रहो, कुछ भी रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पर ये छोटे शेर सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है यार। काश इसकी जगह बड़े पापा आ जाते यहाँ पर तो हमें आशीर्वाद भी मिल जाता, और फिर ये तो गालियाँ, मुक्का, थप्पड़, चांटे ये सब कुछ देने वाले हैं यार। ये तो बहुत ज़्यादा पीटेंगे, ये सब कुछ देकर ही जाएंगे। तो निशी भी धीरे से बोलती है कि निर्भय मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है यार। कुछ गलत ना हो जाए हम लोगों के साथ, देख लेना कुछ भी गलत हो जाएगा ना तो फिर मैं जिंदा नहीं बचूंगी। तो निर्भय ने धीरे से फिर से निशी से कहा कि यार कुछ भी गलत नहीं होगा, और होगा तो सबके साथ में होगा ना, अकेले हम दोनों के साथ तो होगा नहीं। वैसे भी बड़े पापा कहते हैं कि पनिशमेंट एक को मिले तो फिर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन जब सबको मिलती है ना तो उस पनिशमेंट में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। तुम्हें भी मज़ा आएगा, परेशान मत हो, देख लेना तुम जब पनिशमेंट मिलेगी। इस वक्त निर्भय के शब्दों में एक स्वाभिमान था और एक घमंड भी था अपने भाइयों को लेकर कि चाहे कुछ भी हो जाए उसके भाई उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे, चाहे जितनी भी पिटाई क्यों ना हो उसके साथ ही पीटेंगे। बेशक त्रिमूर्ति वेन्यू गेट पर खड़ी हुई थी, लेकिन अपने भाइयों की मुसीबत में तो वो लोग भी छोड़कर नहीं जाते, कहीं भी नहीं जाते। इतने में ही रूही फिर से अपनी हिचकियों को कंट्रोल करने लगी थी, लेकिन वहीं खड़ी रहती है क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अगर वो अब थोड़ा सा भी हिली तो निर्भय का चेहरा सबके सामने आ जाएगा और सबको दिख जाएगा। निर्भय ने भी रूही की बाजू पकड़कर उसे हल्का सा खींचा और फिर उसके कान में हल्के से धीरे से बोलता है कि भाभी भाभी यार क्या कर रही हो आप? थोड़ा सा कंट्रोल कर लो ना, क्यों बेफालतू में सबको शक की भरी नजरों में दिखवा रही हो? हमें सब शक कर रहे हैं, बेकार में ही पकड़े जाएंगे। रूही धीरे से हिचकी लेते हुए बोलती है कि भैया कंट्रोल नहीं हो रही है तो फिर क्या करूं, बहुत ज्यादा डर लग रहा है ना, इसीलिए कंट्रोल नहीं हो रहा। इतना कहकर उसने अपने दोनों ही हाथ अपने मुंह पर रख लिया और फिर इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त अब थम ही नहीं रहा, एकदम से वक्त थम गया हो। शुभ और दिशा भी अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। शुभ बार बार दिशा को खींच रहा था बाहर की तरफ ले जाते हुए, और फिर दिशा जो बार बार शुभ को आंखें दिखा रही थी और रुकने का इशारा कर रही थी। तभी शुभ का फोन वाइब्रेट होता है और शुभ ने दिशा की तरफ देखकर धीरे से कहा कि नील भाई का फोन है। इतना कहकर उसने फोन रिसीव किया और फिर
बोलता है कि नील बोलता है कि पहुंच गया तू राणा की शादी में। तो शुभ ने कहा कि नहीं, किसी और की शादी में आ गया हूँ भाई, सोचा यहाँ पर आशीर्वाद देता चलूं। तो नील ने हल्का सा हंसकर कहा कि तू इतना बड़ा हो गया है यार कि आशीर्वाद देने लगा सबको, बहुत अच्छा किया है तूने, बहुत अच्छी बात है। तो शुभ ने भी थोड़ा सा हंसकर कहा कि नहीं नहीं भाई, इतना बड़ा तो नहीं हुआ हूँ अभी, इतना बड़ा होना भी नहीं चाहता हूँ मैं तो अभी भी वैसे के वैसे ही रहना चाहता हूँ, आपका छोटा शेर। जब तक आप हो ना तब तक तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं होना चाहता हूँ मैं, हमेशा आपका छोटा शेर बनकर रहना चाहता हूँ। एक सेकंड के लिए तो दोनों ही भाई बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे। तो नील बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब वापस आ जाओ, मैंने राणा की शादी में रुद्र और किट्टू को भेज दिया है, वो लोग पहुँच जाएंगे, तुम लोग बेकार में परेशान मत हो, तुम दोनों ही घर आ जाओ। ओके, इतना कहकर दोनों ने ही फ़ोन कर दिया। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। तो दोस्तों क्या होगा अब बंदरों की टुकड़ी का, क्या शुभ पता कर पाएगा कि यहाँ पर किसकी शादी हो रही, और अगर शुभ और दिशा को पता चल गया तो क्या होगा अब बंदरों की टुकड़ी के साथ। ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फ्रेंड्स।